हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉलो योर पैशन। एंड एज यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर 2 चैप्टर्स एंड आवर थर्ड चैप्टर इज दैट इज साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इस चैप्टर के नाम से ही बच्चे डर जाते हैं, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, BBM पिन्स। इस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना, BBM एंड पिन्स। इन 7 कंट्रीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि इन 7 कंट्रीज में राजनीति कैसे चलती है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कैसे शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई, जब ये रिपब्लिक होती है तो क्या वहां पर डेमोक्रेसी थी या आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डेवलप हुई तो कैसे हुई, अगर नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई। सिर्फ इन 7 जो कंट्रीज हैं इसके बारे में हम ये सब पढ़ते हैं। BBM पिन से इनको रिमेंबर रख सकते हैं। B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, second B stands for Bhutan, M stands for Maldives, P stands for Pakistan, I stands for India, N stands for Nepal and S stands for Sri Lanka। सबसे पहले आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि किस बारे में ये चैप्टर है। साउथ एशिया के बारे में हम सिर्फ इन 7 कंट्रीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज BBM पिन्स। आर यू गेटिंग? आफ्टर दैट आपको क्या ध्यान रखना है कि इन 7 कंट्रीज में जब ये रिपब्लिक होती हैं अपने आप को कैसे डेवलप करती हैं, इनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कैसे डेवलप होती है। तो बांग्लादेश, आप सबको पता है बांग्लादेश कैसे बना है। बांग्लादेश जो कि हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आगे हम चैलेंजेस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में। तो बांग्लादेश बना कैसे था, जब ईस्ट पाकिस्तानी को जो वेस्ट पाकिस्तानी को परेशान करते हैं वो कहां पर आते हैं, इंडिया में आते हैं और वो क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो इंडिया और पाकिस्तान जो इंडो पाक वॉर होती है वो इसी वजह से हुई थी कि बांग्लादेश बनाया गया। तो बांग्लादेश में ऑब्वियसली तो मुस्लिम लीग के लोग रहते हैं जो बंगाली कल्चर के लोग थे, तो बांग्लादेश में उन्हीं की तरह सिविलियन और मिलिट्री रूल चलता था। उसके बाद बात करते हैं भूटान की, वहां पर मोनार्की सिस्टम था। वो चाहते थे किसी तरह एस्टेब्लिश करना और धीरे धीरे मल्टी पार्टी सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली। अब कैसे की है वो हम सेपरेटली 7 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मालदीव्स की अगर बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है जहां पर सल्तनत का रूल चलता था टिल 1968 तक। उसके बाद 2005 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं ये मल्टी पार्टी सिस्टम को। उसके बाद पाकिस्तान में एज यू ऑल नो, पाकिस्तान में एज द बांग्लादेश सिविलियन और मिलिट्री रूल चलता था। कभी मिलिट्री आती थी तो कभी अगर डेमोक्रेसी डेवलप कोई करना भी चाहे तो फिर मिलिट्री कूप हो जाता था, तो मिलिट्री रूल चलता था ड्यू टू द टेररिज्म। हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। इंडिया में स्टार्टिंग से सक्सेसिव डेमोक्रेसी रही है एज श्रीलंका और इंडिया दोनों में ही स्टार्टिंग से ही सक्सेसिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी के लिए हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया। स्टार्टिंग से जब से हम इंडिपेंडेंस हमें मिली है तभी से हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में और तभी से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप हो गई थी। उसके बाद नेपाल के लिए बात करें तो वहाँ पर बहुत ही मोनार्की सिस्टम था जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 8th क्लास में भी हम पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। मोनार्की सिस्टम जो है कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया और 2008 में आप ये देखो सारी कंट्रीज के बाद जो है वो डेमोक्रेसी डेवलप कर पाए हैं अपने यहाँ। तो नेपाल में 2008 में डेमोक्रेसी डेवलप होती है। तो ये था ओवरव्यू। अब चलो इनको पढ़ते हैं डिटेल में कि कौन सी कंट्री में अगर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी तो उसका क्या रीजन था। लेट्स द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि सबसे अजीबोगरीब स्टोरी किसकी है इन कंट्रीज में से, पाकिस्तान की। क्योंकि यहाँ कभी डेमोक्रेसी होती है, कभी प्रो डेमोक्रेसी होती है, तो कभी मिलिट्री का रूल आता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी अगर हम कहें तो सक्सेसिव डेमोक्रेसी आज भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये 6 फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला क्या है, जनरल अयूब खान जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला पाकिस्तान के, कौन थे, जनरल अयूब खान। जहां जनरल आ गया इट मींस किसका रूल है, मिलिट्री का रूल है। जनरल आ गया इट मींस मिलिट्री वहां पर रूल कर रही है। अयूब खान थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला पाकिस्तान के, लेकिन लोग उनसे बड़े ही डिससेटिस्फाइड थे। उसके बाद याया खान आते हैं जो कि इंडो पाक वॉर होता है और बांग्लादेश क्राइसिस आता है, तो ये भी अच्छे से पाकिस्तान को नहीं संभाल पाए थे। ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, इंडो पाक वॉर भी होती है। बांग्लादेश यानी कि जो पाकिस्तान के कुछ
बंगाली कल्चर के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो जो है वो डिससेटिस्फाई होते हैं अपने वेस्ट पाकिस्तानियों से, और एक नया बांग्लादेश, एक नई कंट्री जो है वो बन जाती है। तो ये किसके अंडर हुआ था? अय्यूब खान के अंडर हुआ था, तो ये ध्यान रखना। उसके यानी कि यहाँ भी हमारा किसका था? मिलिट्री रूल था। उसके बाद आते अली भुट्टो। देखो इनके नाम के आगे जनरल नहीं है, इट मीन्स ये क्या नहीं थे? मिलिट्री रूल नहीं था अब पाकिस्तान में। अली भुट्टो जब आते हैं तो क्या होता है? ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और 1971 से 1977 तक ये रहते हैं, और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो इट्स ऑब्वियस लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, ये ओपननेस लेकर आते हैं, कुछ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक तरीके से ये है जो अपनी कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर मिलिट्री की इतनी चलती थी कि इनको रिमूव कर दिया जाता है, मिलिट्री कूप हो जाता है अगेन, और दोबारा से कौन आ जाते हैं? जनरल जिया-उल-हक। ये दोबारा से आते हैं 1977 में और 1982 तक रहते हैं। और अब क्या था? जब अली भुट्टो ने 71 से 77 तक बहुत ही अच्छा काम किया लोगों के लिए, उनको डेमोक्रेसी बताई कि क्या होती है, कैसे डेमोक्रेसी में हम सर्वाइव करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी लिबर्टी, फ्रीडम होती है। तो यहाँ पर लोग जो है बहुत डिससेटिस्फाई हो जाते हैं जब दोबारा से मिलिट्री आती है। तो यहाँ पर लोग स्टार्ट कर देते हैं डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना। तो इस पीरियड को कहा गया था प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो है किसके अंडर स्टार्ट हुए थे, वो हुए थे जनरल जिया-उल-हक के अंडर हुए थे 1977 से 82 के बीच में। उसके बाद बेनजीर भुट्टो जो है दोबारा से, अब यहाँ जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं लोग, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आते हैं दोबारा से। 1988 में ऐसा होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से आ जाती है। ऑलमोस्ट 10 ईयर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो भी लगातार 10 साल तक रहना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में। लेकिन उसके बाद फिर से मिलिट्री कूप होता है और जनरल मुशर्रफ जो कि 2001 में आते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पर वो दोबारा से मिलिट्री कूप आते हैं। इसका कुछ रीजन था। अब आप ये देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि ऐसा क्या था कि पाकिस्तान में बार बार क्या हो रहा था? मिलिट्री की बार रूल आ रहा था और जो है डेमोक्रेसी वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे, जबकि आप लोगों ने हर जगह देखा कि वहां के लोग डिससेटिस्फाई थे मिलिट्री रूल से, फिर भी वो डेमोक्रेसी डेवलप नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे कुछ रीजन थे। पहला रीजन कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के, तो वो क्या रहते थे, मिलिट्री को हमेशा रेडी रहना पड़ता था कि किस टाइम हमें अटैक करना है, किस टाइम इंडिया हम पर अटैक कर दे। और एक टेररिज्म, और जो अदर कंट्रीज थी वो भी नहीं चाहती थी कि इस टेररिज्म को हम खत्म करें, वो भी चाहती थी कि जो है मिलिट्री रूल चलता रहे पाकिस्तान में। तो कुछ ये रीजंस थे जिनकी वजह से बार मिलिट्री जो है वो रूल कर रही थी पाकिस्तान में और डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पा रही थी। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द अदर कंट्री। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की बांग्लादेश में क्या होता है, ये थोड़ा सा सिनेरियो था कि जो ईस्ट पाकिस्तानी है बंगाली कल्चर के थे, वेस्ट पाकिस्तानी जो है मुस्लिम कल्चर के थे। ये लोग जो थे मेजॉरिटी में थे, इनकी क्वांटिटी जो है ज्यादा थी, ये क्वांटिटी में कम थे, ये माइनॉरिटी में थे। तो ये वाले जो मुस्लिम कल्चर वाले लोग हैं, इनको क्या करते थे, सस्पेंस करते थे, बार इनको डिस्टर्ब करते थे। कभी इन पे सारी ही अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस जो है वो किसके चलते थे, वेस्ट पाकिस्तानी के चलते थे। तो बंगाली कल्चर वाले बहुत ही परेशान हो गए थे और एट लास्ट इलेक्शन कराने की सोचते हैं तो शेख मुजीब-उर-रहमान जो है वो स्ट्रगल करते हैं। अब जो शेख मुजीब-उर-रहमान थे वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तानी, और इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए वो बंगाली कल्चर यानी ईस्ट पाकिस्तानी का साथ देते हैं। और यहाँ से क्या होता है, 1970 में इलेक्शन होते हैं और वो एक तरफा इलेक्शन में जीत जाते हैं उर-रहमान, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द मुस्लिम कल्चर। और मुस्लिम कल्चर के जो लोग थे वो उनको अरेस्ट कराते हैं एलिगेशंस लगाकर, और उसके बाद क्या होता है, इनकी जो असेंबली होती है उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है और दोबारा से मिलिट्री का रूल लाया जाता है, ताकि जो बंगाली कल्चर वाले लोग हैं उनको हम क्या कर सके, उनको हम गवर्नमेंट में ना जाने दें। तो वो दोबारा से उनकी असेंबली को डिसमिस करा देते हैं। एट लास्ट वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद इंडिया जाते हैं। जो हमारे ईस्ट पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो इंडिया में माइग्रेट करके जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं इस लड़ाई में, जो माइग्रेशन में, ड्यूरिंग द माइग्रेशन मारे भी जाते हैं।
लेकिन वो जब इंडिया पहुंचते हैं और वो डिमांड करते हैं एक अपनी ईस्ट पाकिस्तान की, एक सेपरेट कंट्री की, तो 1971 में फिर यहाँ पर क्या होता है, इंडो पाक वॉर भी होता है। जो इंडिया है वो ईस्ट पाकिस्तान का साथ देती है और किनके साथ, वेस्ट पाकिस्तान के साथ लड़ाई करती है, और बांग्लादेश जो है वो डेवलप हो जाता है। बांग्लादेश एक कंट्री है जो बन जाती है। उसके बाद ये क्या होता है, जो उर रहमान जी होते हैं, रहमान क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं बांग्लादेश के लिए और पार्लियामेंट्री फॉर्म को लेकर आते हैं कि किस तरह से अब हमारी कंट्री में जो है रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, मुनैर के सिस्टम को खत्म करेंगे, मिलिट्री रूल नहीं होगा। और एट लास्ट 1990 में मास पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद 1991 में इलेक्शंस हेड किए जाते हैं बांग्लादेश में और मल्टी पार्टी सिस्टम सामने आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू वहां पर जो है गवर्नमेंट चलती है और डेमोक्रेसी डेवलप हो जाती है लास्ट बांग्लादेश में। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेपाल। नेपाल में 1990 में डेमोक्रेसी डेवलप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन 2002 में इसको डिसमिस कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। आफ्टर दैट 2006 में क्या होता है, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस आती हैं सामने, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लोग जो हैं डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो लोग प्रो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। 2008 में आप सबको पता है 2008 में नेपाल में जो है डेमोक्रेसी डेवलप होती है। उर्सपा जो कि बहुत ही फेमस वहाँ की जो हमारी पार्टी है, 7 पार्टी अलायंस, ये सबसे फेमस पार्टी है वहाँ की, और इसके थ्रू क्या होता है 2008 में इंट्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम एंड नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबॉलिशिंग द मुनैर के सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है वहाँ। और 2015 में लेटेस्ट अडॉप्ट किया जाता है एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को, एक नए तरीके से रूल्स को फॉर्म किया जाता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है नेपाल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में आप सबको पता है श्रीलंका में क्या था, एक एथनिक कंपोजिशन थी कि एथनिक प्रॉब्लम तो थी वहां पर कि सिन्हालास और तमिल को लेकर, सिन्हालास जो है मेजोरिटी में थे, तमिल्स जो है माइनॉरिटी में थे, तो लैंग्वेज को लेकर वहां पर कंफ्लिक्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी डेमोक्रेसी को डेवलप रखा है। और यहाँ पर एज यू ऑल नो कि बेल्जियम में जो है एथनिक कंपोजिशन को लेकर जो सिविल वॉर हो गई थी वो नहीं हुई थी, श्रीलंका ने अपने आप को संभाला और यहाँ से सिन्हालास और उनकी कंपोजिशन तमिल्स में जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी उसको भी उन्होंने संभाला कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू। तो श्रीलंका ने अपनी सक्सेसिव डेमोक्रेसी को जो है मेंटेन रखा। दिस वाज ऑल अबाउट द साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Tomorrow we will continue with the next chapter. Thank you for watching. Bye bye.